नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं रीजनिंग के टॉप 10 ऐसे प्रश्न जो कि यूपी पुलिस की विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पर यह पहला प्रश्न। तो यह प्रश्न है आकृति गणना का। इसमें पूछा जा रहा है निम्न आकृतियों में वर्गों की संख्या कितनी है। तो अब हमें वर्गों की संख्या काउंट करनी है। तो कई तरीके से इसे काउंट किया जा सकता है। इसे हम एकदम प्राथमिक विधि से यानी एकदम गिन कर बताना चाह रहे हैं, क्योंकि एकदम आसान सा वर्ग है, आसानी से गिना जा सकता है। लेकिन थोड़ी सी स्पीड हम इसमें बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? तो हम सबसे पहले कैसे गिनेंगे इसे, देखिए यहां से अगर हम काउंट करना शुरू करें तो इसमें दो वर्ग दिखाई दे रहा है, एक और एक, ये दो और इसमें भी दो, चार और ये दो, छह। अब यहां आते हैं 7 और ये 8 9 10। अब इसमें आए तो ये 11 और ये वाला हम गिन रहे हैं 12 और ये 13 और ये वाला 14 और ये वाला 15। अब ये बाहर वाला 16, ये वाला 17, यानी टोटल 17 हो गए। फिर से मैं गिना रहा हूं 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये बड़ा वाला 16, ये वाला 17। अब प्लस, अब एक देखिए यहां से लेकर यहां तक एक वर्ग यानी कि 18 और ये 19, यानी ये वाला 19 और यहां से यहां 20 और यहां से यहां 21 और ये पूरा बड़ा वाला ये वाला 22, यानी टोटल कितने वर्ग हैं? तो 22, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए 22। अब देखिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न है न्याय वाक्य का। इसमें लिखा हुआ कथन एक में कोई भी खिड़की मछली नहीं है। जब कोई नहीं बोले तो दो वृत्त दूर दूर बना देना चाहिए और दोनों में एक अलग अलग शब्दों को लिख देना चाहिए। एक में लिखा हुआ है खिड़की और एक में लिखा हुआ है मछली, यानी कि कोई भी खिड़की, यानी इतना कोई भी खिड़की मछली नहीं है। मैंने कटपीस का निशान इसलिए बना दिया ताकि आपको पता चल सके इस कटपीस वाले वृत्त से इस कटपीस वाला क्षेत्र को हमेशा दूर रखना है। अब दूसरा कथन इसमें कह रहा है कि सभी मछली इंसान है। सभी मछली इंसान है, यानी सभी मछली को हम लोग घेर देंगे इंसान से। तो देखिए यहां पर एक बात समझ में आ रही है कि खिड़की से तो मछली दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इंसान खिड़की से दूर है कि नजदीक है, कितना भाग है समझ में नहीं आ रहा है। यानी एक प्रकार से और चित्र बनेगा, वो होगा इस तरह से खिड़की और एक में मछली। तो चूंकि मछली को खिड़की से दूर रहना है तो अभी भी कटपीस है, लेकिन इंसान के बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो हो सकता है कि इंसान खिड़की का भाग हो भी जाए न भी हो जाए, इसलिए दोनों तरीके का चित्र यहां बनता है। यानी भीतरी वाले वृत्त को दूर रहने के लिए कहा गया, तो बाहरी वृत्त दूर भी हो सकता है और नजदीक भी हो सकता है। तो दो प्रकार का चित्र बना है यहां पर, और जब तक कोई भी निष्कर्ष दोनों ही आरेखों में, दोनों ही चित्रों में सही साबित नहीं होगा, तब तक हम निष्कर्ष को सही नहीं कह सकते। तो अब पढ़ते हैं पहला निष्कर्ष, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। इस चित्र से पूछे कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, तो ये कह रहा सही बात है, कोई खिड़की इंसान नहीं, क्योंकि खिड़की और इंसान दूर दूर है, इतनी दूरी है। तो इसके हिसाब से बात सही है। अब इससे पूछा जाए कोई खिड़की इंसान नहीं, तो कह रहा कि नहीं ये बात गलत है। ये कह रहा है ये बात गलत है, जो कि कोई खिड़की इंसान नहीं है, इस चित्र के हिसाब से बात गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कुछ खिड़की इंसान है, यानी इसके हिसाब से बात गलत है। और गलत और सही बराबर होता है गलत, क्योंकि ये 50% ही सही है, और जब तक 100% सही नहीं होगा, यानी जब तक दोनों चित्रों में निष्कर्ष सही नहीं हुआ, तब तक निष्कर्ष सही नहीं कहा जा सकता है। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कोई भी इंसान खिड़की नहीं है। कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, सही है इस वाले के हिसाब से, इस वाले हिसाब से सही है, क्योंकि कोई भी खिड़की इंसान से दूर है। अब इससे देखेंगे तो कोई खिड़की इंसान नहीं, गलत है, क्योंकि कुछ खिड़की इंसान है, तो गलत है। तो गलत सही बराबर फिर क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा निष्कर्ष भी गलत। अब तीसरा निष्कर्ष पढ़ेंगे, कुछ इंसान मछली है। ये पहला निष्कर्ष था, ये दूसरा। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, कुछ इंसान मछली है। कुछ इंसान मछली है। तो याद रखें जब कुएं वाला चित्र बनता है तो बाहर वाले को कुछ बोलते हैं और भीतर वाले को सभी बोलते हैं। तो यही बोला भी जा रहा है कि कुछ इंसान
यानी इंसान को कुछ बोला जा रहा है, कुछ इंसान मछली, यानी ये वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। इसमें अगर चेक करें तो इसमें भी कुछ इंसान मछली, बाहर वाले को कुछ ही बोला जा रहा है, तो इसलिए तीसरा वाला निष्कर्ष सही है दोनों चित्रों के हिसाब से। अब चौथा हम पढ़ लेते हैं, सभी इंसान मछली है। बाहर वाले को सभी कह रहा है, जबकि बाहर वाले को कुछ कहा जाता है, इसलिए गलत। तो पहले ही चित्र में गलत हो जाए तो दूसरे चित्र में चेक करने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि सही भी होगा तो गलत ही करना होगा, गलत होगा तो गलत तो करना ही है। सभी इंसान मछली, इसमें भी गलती है, नहीं कि हमारा केवल तीसरा निष्कर्ष सही है। और इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। सिर्फ निष्कर्ष 3 सहमत है, यानी कि मेल खाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें कह रहा है कि तितली संबंधी कीट तो सांप संबंधी क्या होगा। तो तितली संबंधी कीट किस हिसाब से लिखा गया यही पता लगा लेंगे तो आपको सांप का संबंध किस विकल्प से होगा यह भी पता चल जाएगा। तो तितली कीट वर्ग में आता है, तो आपको यह पता लगाना है कि सांप किस वर्ग में आता है, तो हमारा आंसर हो जाता है सी। अगर आप विज्ञान पढ़ते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, सरीसृप वर्ग में सांप आता है। अब अगला प्रश्न देखिए, नॉन वर्बल रीजनिंग से यह भी प्रश्न है। अब इसमें से उस आकृति का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है, यानी असमान अलग आकृति का चयन करना है। तो विकल्प ए में देखिए जो काला वाला भाग है आमने सामने है, विकल्प बी में भी काला वाला भाग आमने सामने है, और डी में भी काला वाला भाग आमने सामने, लेकिन विकल्प सी में काला वाला भाग सिर्फ एक ही साइड में है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी, जो कि विकल्प सी में ही है। अब देखिए अगला प्रश्न, यह है कैलेंडर का प्रश्न। इसमें लिख रहा है यदि 1 मई को मंगलवार है तो 1 जून को क्या होगा। 1 मई को क्या है, मंगलवार है, कुछ भी लिखने की जरूरत है, एकदम मुजवानी प्रश्न है। 1 मई को मंगलवार है तो 1 जून को क्या होगा। तो माह में बचे दिन बटा में 7, जहां से चलते हैं उस तिथि को छोड़ के और जहां पहुंचना होता है उस तिथि को लेकर गणना करते हैं। तो मई से हमें जून तक चलना है, तो 1 मई को तो मंगलवार है ही, तो 1 मई को हम लोग छोड़ के अगर देखेंगे तो मई में कितने दिन बचे हैं, तो मई होता है 31 का महीना, यानी कि 1 को छोड़ देंगे तो मई में बचा है 30 दिन, और कहां तक जाना है 1 जून तक ही। तो मई में 30 दिन और जून का 1 तारीख, यानी कि 30 से 31 दिन, तो 31 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 और शेषफल हो जाएगा 3। तो 3 अब मंगलवार में जोड़ देंगे, ये सब मुजबानी ही होगा। मंगलवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार हमारा आंसर आ जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी, शुक्रवार। अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें ध्यान से देखेंगे तो आमने सामने जो अंक लिखे, आप वीडियो को रोक के अपने मन से उत्तर देने के बाद ही वीडियो आगे बढ़ाया करें, तभी आप वीडियो को पूरा लाभ ले पाएंगे। तो देखिए एकदम ऊपर, चूंकि मुझे इस समय दिख नहीं रहा है क्योंकि ये टच स्क्रीन नहीं है, तो यहां पर देखिए 8 आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसके नीचे 7 दिखाई दे रहा होगा, यानी कि 8 और 7 जोड़ने पर 15 होगा। अब इस साइड में 6 दिखाई दे रहा होगा, इस साइड में 9, तो 9 और 6 15 होता है। फिर इस साइड में 13 दिखाई दे रहा है, तो इस साइड में 2 दिखाई दे रहा है, 13 2 15। अब इस साइड में 5 दिखाई दे रहा है, तो और कितना यहाँ पे लिख दिया जाए कि 15 हो जाए, तो 10 लिख देने से 15 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाता है, विकल्प ए हमारा आंसर है 10। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का। इसमें लिखा हुआ है दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी है, तो हम चित्र बना लेते हैं। दुर्गा और किसकी पत्नी है, तो पति पत्नी को हम लोग ऐसे गोल से दर्शाते हैं। अगर आप मेरे ब्लड रिलेशन के शुरू के वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा किसकी पत्नी है, भानु प्रताप की। तो पुरुष को प्लस से, महिला को माइनस से दर्शा दिया हमने। दुर्गा के बेटे विजय की 2 बहनें, दुर्गा के बेटे यानी कि भानु प्रताप की भी बेटे ही होंगे, ये सब बताने की जरूरत है। दुर्गा के बेटे विजय, बेटा है इसलिए प्लस लिख दिए, नाम से ही पता चल रहा है। विजय की 2 बहनें, तो बहनें भाई अपने अगल बगल ही पीढ़ी में होते हैं, पुत्र था इसलिए एक पीढ़ी हमने नीचे किया, बहनें हैं इसलिए इसी पीढ़ी में हम लिख देने कौन कौन है बहनें, तो एक है मालिनी और एक है मालिनी यानी कि माइनस, और एक बहन का नाम है, इधर लिख दे रहे हैं शालिनी। मालिनी और शालिनी 2 बहनें हैं। अब शालिनी के पति मुरुगेंद्र, शालिनी के कौन पति हैं, तो पति पत्नी को ऐसे दर्शाते हैं, यहां प्लस कौन है, मुरुगेंद्र, ये पति पत्नी हो गए। अब शालिनी के पति मुरुगेंद्र का एक बेटा शिवम है, यानी कि इन दोनों का बेटा एक कौन है,
तो शिवम, तो एक पीढ़ी नीचे लिखेंगे क्योंकि पुत्र है, शिवम है। अब पूछा जा रहा है कि शिवम भानु प्रताप से किस प्रकार संबंधित है। तो यहां पर भी थोड़ा ध्यान देने की बात है, जिस शब्द के आगे से लिखा रहे, जिस शब्द के आगे से लिखा रहे उसी शब्द की ओर से बताना होता है कि, यानी कि जिस शब्द के आगे से लिखा रहा है यह बताना होता है कि यह क्या कहेगा, यानी इसका क्या लगेगा अगला नाम। तो भानु प्रताप के आगे से लिखा हुआ है तो यानी कि यह क्या कहेगा, यानी कि क्या कहेगा, यह क्या कहेगा अगले नाम को। तो किसके नाम को, तो शिवम भानु प्रताप से, शिवम यानी कि शिवम क्या लगे, यानी यही बताना है कि ये कौन है। और जिसके आगे से लिखा रहा है उसी के हिसाब से, यानी कि से जिसके आगे लिखा रहा है वो क्या कहेगा, उसके अलावा जो नाम दिया हुआ है उसको, यानी शिवम को। तो यहां से हम चलते हैं, ये इनकी पत्नी है, पत्नी का लड़का है, यानी कि इनका भी ये पुत्र है, और पुत्र की ये बहन है। तो पुत्र की बहन है, यानी कि इसकी पुत्र की बहन, यानी कि इसकी ये लड़की है, पुत्र की बहन यानी कि इसकी लड़की है। और लड़की का लड़का, लड़की के लड़के को, पुत्र के पुत्र को, पुत्री के पुत्र को क्या कहते हैं, तो नाती कहते हैं। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। अगर यही पुत्र का पुत्र होता तो यहां पर हमारा आंसर पोता हो जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए, सुषमा रश्मि से धनी है। तो ये ऊंचा नीचा बनाने वाला प्रश्न है। तो सुषमा जो है, सुषमा क्या है, रश्मि से धनी है। रश्मि से धनी यानी रश्मि इससे गरीब है, यानी कि हम रश्मि को नीचे बना देते हैं, लाइन ऐसे बना देते हैं। सुषमा रश्मि से धनी है इसलिए ऊपर बना दिया हमने। जबकि आनंद प्रिया से अमीर है। आनंद जो है किससे अमीर है, तो प्रिया से। देखिए आनंद प्रिया से अमीर है इसलिए इसे ऊपर बना दिया हमने। अब इनसे क्या संबंध है अभी नहीं पता, इसलिए इसको भी अगल बगल हम ऐसे बना देते हैं। अब अगली लाइन में लिखा है अरुण रश्मि जितना अमीर है। अरुण जो है यानी इसके बराबर है। अरुण जो है रश्मि के बराबर है। शोभा सुषमा से अमीर है। शोभा जो है सुषमा से अमीर है, यानी इसके ऊपर हम लोग लिख दे रहे हैं शोभा। इसका इससे कोई तुलना नहीं, ये नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, ये नहीं कि हम इसके बराबर बना रहे। ये यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है, पता नहीं है अभी तक। अब डायरेक्ट इतने पे ही प्रश्न पूछ रहा है कि उपरोक्त कथन के आधार पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला विकल्प है रश्मि प्रिया से गरीब है। रश्मि प्रिया, याद रखिए इधर और इधर वाले का कोई संबंध ही नहीं बताया गया। तो यानी कि इधर वाले का इधर वाले से अगर संबंध पूछे तो भी हम नहीं बता पाएंगे, और इधर वाले का संबंध इधर वाले से पूछे तो भी हम कुछ नहीं बता पाएंगे। यानी कि विकल्प ए हमारा कुछ भी नहीं निकलता है। विकल्प बी देखते हैं, प्रिया अरुण से अमीर है। प्रिया यहां पर है, अरुण यहां है, ये भी नहीं निकाल सकते हम लोग। अरुण सुषमा से गरीब है। अरुण जो है सुषमा से गरीब है, तो सही है, गरीब है तभी इसके नीचे है। तो हमारा यही आंसर सही हो जाता है, विकल्प सी। फिर भी हम डी को दिखा दे रहे कैसे गलत है। आनंद रश्मि से अमीर है, तो फिर आनंद यहां है, रश्मि यहां है, तुलना नहीं किया जा सकता है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, विकल्प सी। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो देखने में बहुत आसान प्रश्न लग रहा है। 15 है तो 16 17 18 यानी कि +3। 18 तो 19 20 21 +3। 21 है तो 22 23 24 +3। तो 24 है तो 25 26 27 27 आएगा, लेकिन प्रश्नवाचक से अगले स्थान पर जो कि पूछा ही नहीं जा रहा है, तो हमें अब उसके आगे चले जाएंगे, इसलिए इससे हमारा आंसर नहीं प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग चलेंगे कहां से, तो 6 से। तो 6 के बाद 7 8 9 +3। 9 के बाद 10 11 12 यहां पे होना चाहिए था। अगर 9 के बाद 10 11 12 होता तो 13 14 15 हमारा आंसर हो जाता, लेकिन कोई विकल्प 15 है भी नहीं। तो यानी यहां पे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तो फिर जब अलग नजरिए से हम जब इसे देखते हैं तो पता चलता है कि ये इस तरह से 5 और 1 आपस में जोड़ देने पर 6, 8 और 1 आपस में जोड़ देने पर 9, 2 1 आपस में जोड़ देने पर 3 और 4 2 आपस में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6, जो कि विकल्प बी में है। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। तो 4 के बाद 9 आया है, 9 के बाद 17, श्रृंखला थोड़ा तेजी से बढ़ रही है। 4 के बाद सीधे दुगुना से ज्यादा, 9 से बाद दुगुना के आसपास। तो यानी कि जब श्रृंखला थोड़ी तेजी से बढ़े तो गुणा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहां पर 4 दूना के 8 कर रहे हैं, तो फिर भी 8 नहीं लिखा है, यानी कि गुणे 2 करके शायद +1 कर दिया गया है।
अब 9 दूना के 18 गुणे 2 तो सही है, लेकिन 18 नहीं है बल्कि -1 कर दिया गया यानी 17। 17 दूना 34, लेकिन 34 नहीं है, +1 कर दिया गया है यानी 35 दूना 70, तो 70 नहीं बल्कि -1 कर दिया गया। यानी अब क्या नंबर है रीजनिंग का दिवाकर है कि गुणे 2 और +1 से हमारा आंसर होगा, लेकिन परीक्षा में सब कुछ लिखना नहीं है, सारा काम मुझे बानी होगा। तो 69 दूना 138 और 139 हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।